Good morning, students. I am the teacher of the accounts, myself, Rajan. So welcome to the Hawking classes, guys. मैं आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में ये है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 9 है। गाइस, हमारे जो 8 लेक्चर है, अपने 8 लेक्चर में हमने आपको एसेट, लायबिलिटीज और एसेट में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं एसेट्स में, क्या क्या बातें इंक्लूड होती है एसेट्स में, वो सारी बातों के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होती है लायबिलिटीज में, उन सारी टर्म्स के बारे में आपको क्लियर आउट किया। और उसके बाद हमने आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के 3 अकाउंट्स डिक्टेट किए थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और ये बताया था कि वो अकाउंट किससे रिलेट करते हैं, और साथ में हमने आपको उसका एग्जाम्पल भी बताया था। श्योर गाइस? सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग यू अबाउट द रूल्स। अब जो आज का लेक्चर है आपका, वो मेन लेक्चर है जहां मैं आपको रूल बताकर चलूंगा। कल मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे, आज मैं आपको रूल बताकर चलूंगा। श्योर गाइस? कल मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे, आज मैं उन 3 अकाउंट्स का रूल बताऊंगा। सो पहला अकाउंट कौन सा था आपको पता ही है सर, पर्सनल अकाउंट था। कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। ये किससे रिलेट करता है? पर्सन से। दूसरा अकाउंट कौन सा था सर? रियल अकाउंट था। कौन सा था? रियल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। श्योर? सो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू पर्सन। रिलेटेड टू पर्सन। श्योर? उसके बाद रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू एसेट और थिंग्स ऑफ द बिजनेस। रिलेटेड टू एसेट और थिंग्स ऑफ द बिजनेस। थिंग्स ऑफ द बिजनेस। श्योर गाइस? तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? ये करता है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। सो ये 3 अकाउंट थे जो आपके सामने हमने डिक्टेट करवाए थे, और आपके सामने हमने स्टडी की थी इन 3 अकाउंट्स के बारे में। एक बार मैं दोबारा से उनको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल, पर्सन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो किससे रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू द पर्सन। पी से पर्सनल, पी से पर्सन। सो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? पर्सन से। श्योर? पर्सन कौन होंगे हमारे पास? राम, श्याम, मोहन, सोहन, XYZ, ABCD एंड एक्सेट्रा। और कंपनी का कोई नाम लेकर चलूं कि राम एंड लिमिटेड, श्याम एंड प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ मैं किसी एसोसिएशन का नाम लेकर चलूं या किसी फर्म का नाम लेकर चलूं, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? पर्सन कहलाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल पर्सन भी पर्सन होता है और कंपनी भी एक पर्सन होती है। जब आप कंपनी की डेफिनेशन को स्टडी करोगे तो कंपनी में लिखा होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। श्योर गाइस? नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? एसेट, थिंग्स ऑफ द बिजनेस से। मतलब जो भी बिजनेस के एसेट हैं, जो भी बिजनेस का सामान है, जो बिजनेस के यूज के लिए लाया गया है, वो उससे रिलेट करके चलता है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस के खर्चे हैं, जो बिजनेस के रेगुलर खर्चे हैं, या जो बिजनेस के कभी कभी होने वाले खर्चे हैं, या जो बिजनेस की इनकम है, वो उन सारे खर्चों और उन सारी इनकम से रिलेट करके चलता है। आज हम इसके आपको बताएंगे रूल। गाइस, 2 बातें होती हैं, ध्यान से देखना, 2 बातें होती हैं। पहली टर्म होती है डेबिट, या मैं बिगर फॉर्म में लिखूंगा। पहली फॉर्म होती है डेबिट। डेबिट का मतलब DR। श्योर गाइस? पहली फॉर्म होती है डेबिट। यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली फॉर्म होती है डेबिट। ये देखिए, डेबिट। डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट को हम
आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है क्रेडिट, क्रेडिट को हम सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो साइड्स हैं हर एक अकाउंट की। अकाउंट्स की टू साइड्स होती हैं, पहली साइड होती है डेबिट साइड और दूसरी साइड होती है क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अकाउंट के दो बैलेंसेस होते हैं, पहला बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और दूसरा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को हम डी आर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट बैलेंस को हम सी आर से डिनोट करते हैं। ये दो हमारे हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। श्योर गाइस, डेबिट बैलेंस को हम डी आर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट बैलेंस को हम सी आर से डिनोट करते हैं। आज हम थोड़ी सी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। गाइस ये आपके लिए ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। इन शॉर्ट ये लगा लो कि ये पूरे अकाउंट्स की जड़ है। अगर आपको ये यूनिट के फंडामेंटल्स कुछ क्लियर है, ये यूनिट में जो भी मैं बातें करवा रहा हूं, अगर वो सारी बातें आपको क्लियर आउट हो गई, सो लाइफ में किसी भी चैप्टर को लेकर, अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को लेकर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। श्योर गाइस, बुक में ये किस तरह से रिप्रेजेंट हुई है आई डोंट नो, और ना ही मैं बुक को कभी भी फॉलो करके चलता हूं। मैं आप लोगों को इजी टू इजी टर्म में बताऊंगा कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होकर चलती है। श्योर गाइस, डेबिट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट को हम क्या कहते हैं? डेबिट द पर्सन हु इज द रिसीवर, द पर्सन हु इज द रिसीवर, वो क्या होता है? डेबिट होता है। द पर्सन हु इज द रिसीवर, वो क्या होता है? डेबिट होता है। सर आप क्या हमें बताएंगे कि कौन पर्सन रिसीवर होता है? श्योर, एक बार मैं आपको कंप्लीट रूल के बारे में बता दूं। क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट में आपके पास आता है द पर्सन हु इज द गिवर। श्योर, डेबिट में आता है द पर्सन हु इज द रिसीवर, क्रेडिट में आता है द पर्सन हु इज द गिवर। मतलब डेबिट में वो पर्सन आते हैं जो रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट में वो पर्सन आते हैं जो दे रहे हैं। श्योर गाइस, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लेना चाहूंगा एग्जाम्पल थोड़े से, यहां आपके सामने एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। राम ने शाम को गुड्स सोल्ड किए, राम ने शाम को गुड्स सोल्ड किए, सोल्ड किए का मतलब बेचे। राम ने शाम को गुड्स सोल्ड किए, सोल्ड किए का मतलब बेचे। और बदले में क्या हुआ? शाम ने राम को कैश पेमेंट दी, शाम ने राम को कैश दिया। ध्यान से देखना, राम ने शाम को गुड्स सोल्ड किए। श्योर, तो यहां पर राम क्या हुआ और शाम क्या हुआ? देखो, राम ने शाम को गुड्स सोल्ड किए, मतलब राम ने गुड्स बेचे हैं, मतलब राम के द्वारा वो गुड्स दिए गए हैं। तो राम कौन हो गया? गिवर हो गया। राम कौन हो गया? गिवर हो गया। और शाम उन गुड्स को लेने वाला है, उन गुड्स को रिसीव करने वाला है। तो शाम कौन हो गया? शाम रिसीवर हो गया। शाम उन गुड्स को खरीदने वाला है, शाम उन गुड्स को लेने वाला है, शाम उन गुड्स को रिसीव करने वाला है, तो जिसकी वजह से शाम रिसीवर हो गया। और राम उन्हें बेचने वाला है, राम देने वाला है, जिसकी वजह से राम गिवर हो गया। श्योर गाइस, सो यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनता है। श्योर, जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं या एसेट को बेचते हैं, उस समय आपने कैसे कंसीडर करना है कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। जो पर्सन सामान को बेच रहा है, जो सब पर्सन सामान को दे रहा है, वो कौन हो गया? वो गिवर हो गया। और जो पर्सन सामान को खरीद रहा है, उस सामान को रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर हो गया।
श्योर। श्याम ने राम को कैश दिया। अब आती है बारी कैश पेमेंट की। अब आती है बारी कैश पेमेंट की। श्याम ने राम को कैश दिया। अच्छा जी, श्याम ने दिया है तो श्याम क्या हो गया? गिवर हो गया। श्याम पेमेंट करने वाला है, श्याम कैश देने वाला है तो श्याम गिवर हो गया। और राम उस कैश को रिसीव करने वाला है तो राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया। राम क्या हो गया? सर रिसीवर हो गया। तो आई थिंक सो ये आपको फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे गिवर बनता है और कैसे रिसीवर बनता है। श्योर गाइस? आप जल्दी से इस पूरे एग्जाम्पल को नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को नोट कीजिए जल्दी से। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को नोट कीजिए जल्दी से। श्योर? उसके बाद हम आपको क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। श्योर गाइस? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आपको मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर करवा दिया कि डेबिट द पर्सन हु इज द रिसीवर एंड क्रेडिट द पर्सन हु इज द गिवर। अब आपके सामने मैं रियल अकाउंट का रूल डिक्टेट करूंगा। गाइस, रियल अकाउंट का रूल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा लेंथी रूल है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं रियल अकाउंट के रूल को स्टडी करवाने के लिए मैं नॉमिनल का भी हिस्सा मिटा देता हूं, हमें स्पेस की दिक्कत होगी थोड़ी सी। सो रियल अकाउंट के रूल के लिए हमारे पास आते हैं कुछ टर्म्स। देखिए, रियल अकाउंट में क्या होंगे, ये किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू एसेट थिंग्स ऑफ द बिजनेस। मतलब ये एसेट और वो वस्तुएं जो बिजनेस के यूज के लिए आई हैं, ये उन सारी वस्तुओं के रिलेट करके चलता है। श्योर गाइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट में क्या रूल होगा? डेबिट में कहता है, ध्यान से देखिएगा, एसेट का परचेज होना, एसेट परचेज होना डेबिट होगा। श्योर? एसेट परचेज होना डेबिट होगा, एसेट का आना डेबिट होगा। एक ही बात है ना, परचेज होना और आना। श्योर? दोनों एक ही बात है। परचेज होना और आना दोनों एक ही बात है। श्योर? सो एसेट का परचेज होना डेबिट, एसेट का आना डेबिट। और क्रेडिट में क्या होगा? क्रेडिट में होगा एसेट का सेल होना, एसेट का सेल होना और एसेट का जाना, एसेट का जाना। श्योर? सर ये क्या मतलब हुआ? देखो, अगर आप एसेट को परचेज करते हो तो वो एसेट डेबिट बैलेंस में आती है। अगर आप एसेट को लेकर आते हो अपने बिजनेस में तो वो एसेट डेबिट बैलेंस में आती है। श्योर? सो आई एम हियर डिक्लेयरिंग यू वंस अगेन कि एसेट का परचेज होना, अगर आपने एसेट को परचेज किया है, वो एसेट आपके बिजनेस में आई है तो वो डेबिट बैलेंस में आएगी। अगर आपने एसेट को सेल किया है, वो एसेट आपके बिजनेस से जा रही है तो वो क्रेडिट बैलेंस में आकर चलेगी। श्योर गाइस? ओके जी। नेक्स्ट आता है डेबिट और क्रेडिट को अगर मैं रिलेट करूं, पहले तो मैं इसके एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल करूं, जैसे एसेट परचेज हुई है, जैसे एसेट परचेज हुई है ₹1 लाख की, तो वो क्या होगी? वो भी डेबिट होगी। वो क्या होगी? वो भी डेबिट होगी। श्योर? सेकंड, आपने कोई एसेट रिसीव की है, आपने कोई एसेट रिसीव की है 1 लाख रुपए की, तो वो भी क्या होगी? डेबिट होगी। सर रिसीव करने का मतलब क्या होता है? परचेज करने का मतलब तो हम खरीद कर लाए हैं एसेट 1 लाख रुपए की। रिसीव करने का मतलब क्या होता है? रिसीव करने का मतलब होता है अगर आपने किसी और से, श्योर, कैश की बजाय किसी और टर्म्स के अकॉर्डिंग एसेट ली है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की और बदले में एसेट ले ली। श्योर?
आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की और बदले में एसेट रिसीव की है, उन सर्विसेज के बदले में एसेट को रिसीव किया है, तो वो भी क्या होगी? डेबिट होगी। वो भी क्या होगी? डेबिट होगी। सपोज करो मैंने किसी को ट्यूशंस दी, श्योर, मैंने किसी को ट्यूशंस दी, तो ये मेरी सर्विस प्रोवाइडिंग होगी, और उसने बदले में मुझे अपनी अलमीरा ट्रांसफर कर दी। ट्यूशन फीस के बदले में उसने मुझे अपनी अलमीरा ट्रांसफर कर दी, तो वो अलमीरा अगर मैं अपने बिजनेस यूज के लिए लेकर आता हूं तो वो मेरी एसेट रिसीव में आ जाएगी। एसेट रिसीव में आने की वजह से वो डेबिट बैलेंस में आ जाएगी। श्योर। तीसरा, कैश को रिसीव करना। कैश हमारी एसेट होती है, कल मैंने बताया था कैश को रिसीव करना, यानी कि कैश हमारी एसेट होती है, ये मैंने पहले से बता दिया। और कैश को रिसीव करना भी हमारे डेबिट बैलेंस में आता है। श्योर गाइस। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। कहता है एसेट का सेल होना, ₹1 लाख हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमने एसेट परचेज की थी तब वो डेबिट बैलेंस में आई, जब हमने एसेट को सेल किया तब वो क्रेडिट बैलेंस में आकर चली। एसेट को रिसीव किया था, जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की है। श्योर, मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की है और उन सर्विसेज के बदले में मुझे फीस रिसीव करनी है, बट मैंने फीस को ना रिसीव करते हुए मैंने एसेट को रिसीव कर लिया अपने बिजनेस यूज के लिए। श्योर, तो वो भी क्या होगी? एसेट, डेबिट होगी। यहां पर मैंने अगर किसी से सर्विसेज ली है और बदले में मुझे उसे फीस पे करनी है, और फीस पे करने की बजाय मैंने उसे अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी, जो मैं एसेट फीस के बदले में ट्रांसफर कर रहा हूं वो क्या होगी? क्रेडिट होकर चलेगी। या किसी और पर्पज से ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो भी क्या होकर? क्रेडिट होकर चलेगी। कैश हमारी एसेट होती है, कैश को रिसीव करना डेबिट होगा, कैश को रिसीव करना डेबिट होगा, कैश को पे करना क्रेडिट। सो गाइस, नेक्स्ट अभी हमने आपको रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड स्टडी करवाया है। अब हम आपको रियल अकाउंट लायबिलिटी से रिलेटेड स्टडी करवाएंगे। सर, लायबिलिटी से रिलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, डेबिट, लायबिलिटी का रिटर्न ऑफ होना डेबिट कहलाता है। लायबिलिटी का रिटर्न ऑफ होना डेबिट कहलाता है। या फिर मैं कहूं कि लायबिलिटी का पे होना डेबिट कहलाता है। लायबिलिटी का पे होना डेबिट कहलाता है। श्योर गाइस। क्रेडिट, लायबिलिटी का क्रिएट होना, लायबिलिटी का क्रिएट होना क्रेडिट कहलाता है। या फिर मैं कहूं कि लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना भी क्रेडिट कहलाता है। लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना भी क्रेडिट कहलाता है। यहां लायबिलिटी की वैल्यू रिटर्न ऑफ होना डेबिट कहलाता है। श्योर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। एसेट से रिलेटेड आप लोगों को समझ आ चुका है, लायबिलिटी से रिलेटेड समझाना चाहता हूं। देखिए, लायबिलिटी की वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना, लायबिलिटी की वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना, लायबिलिटी का पे होना मतलब क्या है? सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया। श्योर, पहले तो इसका हिंदी में मीनिंग बताता हूं कि लायबिलिटी की वैल्यू का घटना या फिर लायबिलिटी का पे होना। लायबिलिटी क्या होती है? हमारा कर्ज, तो उसकी वैल्यू का घटना या उसका पे होना डेबिट कहलाता है। डेबिट कहलाता है। जैसे सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया, यहां मैं एग्जांपल लूंगा डेबिट का। मैंने बैंक से लोन लिया ₹1 लाख। श्योर। एंड पे कर दिया। देखो, मैंने बैंक से लोन लिया ₹1 लाख। श्योर, मैंने बैंक से लोन लिया ₹1 लाख। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया
50,000 का, गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया ₹15,000 इनटू इट। इस लोन के बदले में गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया 50,000 रुपए का। इस लोन के लिए गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया 50,000 रुपए का। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया 50,000 रिगार्डिंग टू द लोन, रिगार्डिंग टू लोन, ये ज्यादा सही रहेगा। गवर्नमेंट ने मुझे रिलीफ दिया 50,000 का रिगार्डिंग टू लोन एंड रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए वो मैंने क्या कर दिया? पेड कर दिया, पेड टू द बैंक। श्योर। देखो, मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। अब गवर्नमेंट ने मुझे उस लोन में 50,000 रुपए की छूट दे दी कि 50,000 रुपए आपका लोन माफ किया जाता है, 50,000 रुपए की आपके लोन की रिलीफमेंट आपको दी जाती है, या आपका लोन माफ कर दिया जाता है, या आपको छूट दे दी जाती है। तो गवर्नमेंट ने मुझे 50,000 रुपए की छूट दे दी। श्योर। और बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए, इस 1 लाख में 50,000 की छूट मिल गई और बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए मैंने बैंक को पे कर दिए। श्योर। मैंने बैंक को पे कर दिए। श्योर। हाँ जी। सो इसका कहने का मतलब है कि ये जो रिलीफमेंट मिली है, ये जो रिलीफमेंट मिली है, ये क्या करती है? ये वैल्यू को रिटर्न ऑफ करती है। रिलीफमेंट का मतलब है वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना। श्योर। और रिलीफमेंट का मतलब है वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना। और रिमेनिंग बैलेंस 50,000 पे होने का मतलब है लायबिलिटी की पेमेंट होना, लायबिलिटी का पे होना। श्योर। रिलीफमेंट का मतलब है वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना। श्योर। भाई वैल्यू घट चुकी है, किसी ना किसी वजह से वैल्यू कम हुई, मेरे लोन की अमाउंट कम हुई, तो उसको कहते हैं वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना। और रिमेनिंग बैलेंस जो मैंने पे किया है उसको कहते हैं लायबिलिटी का पे होना, उसको कहते हैं लायबिलिटीज वैल्यू का पे होना। श्योर। उसको कहते हैं लायबिलिटीज वैल्यू का पे होना। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे? ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे डेबिट होकर चलेंगे। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे डेबिट होकर चलेंगे। आगे आप लोगों को समझ क्लियर है? एक बार दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। सरकार ने मुझे कहा, गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि हम आपको 50,000 रुपए की रिलीफमेंट देते हैं, हम आपको 50,000 रुपए की माफी देते हैं, हम आपको 50,000 रुपए की छूट देते हैं कि आपका 50,000 का लोन माफ कर दिया गया है। श्योर। और बाकी का बचा हुआ 50,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस 50,000, 1 लाख में से 50,000 तो ये गया, बाकी के बचे हुए 50,000 की मैंने पेमेंट कर दी बैंक को। श्योर। अब जो मुझे रिलीफमेंट मिली है उसका मतलब होता है वैल्यू का, लायबिलिटी वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना। और जो बाकी की बैलेंस मैंने पे की है उसका मतलब होता है लायबिलिटी की वैल्यू का पे होना। जो रिलीफमेंट मिली है उसका मतलब है लायबिलिटी की वैल्यू का रिटर्न ऑफ होना, और जो मैंने पे की है उसका मतलब होता है लायबिलिटी की वैल्यू का पे होना। श्योर गाइस? सो इस तरह से दोनों बैलेंसेस मेरे क्या होंगे? डेबिट होकर चलेंगे। मतलब किसी भी वे से अगर लायबिलिटी की वैल्यू या लायबिलिटी की अमाउंट कम हो रही है या पे हो रही है या खत्म हो रही है तो वो क्या होकर चलेगी? वो डेबिट ही होकर चलेगी। वो क्या होकर चलेगी? वो डेबिट ही होकर चलेगी। किसी भी वे से, किसी भी पर्पस से, किसी भी रीजन से अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, पे हो रही है, खत्म हो रही है, श्योर, अगर ये सारा का सारा लोन खत्म हो रहा है, पे हो रहा है, कम हो रहा है, वट एवर, वो सब कुछ क्या होकर चलेगा? डेबिट होकर चलेगा। नेक्स्ट है आपके पास लायबिलिटी का क्रिएट होना और लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना क्या है? क्रेडिट है। लायबिलिटी का क्रिएट होना और लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब हम आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए, ध्यान से कंसीडर कीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को। क्रेडिट में क्या क्या आता है आपके पास? श्योर। देखिए, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, कितने का लोन लिया? 1 लाख रुपए का।
लोन आपकी लायबिलिटी होती है ना, तो मैंने बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपए का एंड 20,000 रुपए 20,000 रुपीज उस पर इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट लग गया। सिंपल सी बात है, मैंने बैंक पर लोन लिया 1,00,000 रुपए का, बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपए का और 20,000 रुपए उस लोन पर इंटरेस्ट लग गया, और 20,000 रुपए उस लोन पर इंटरेस्ट लग गया जो मुझे पे करना है, ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। मैंने बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपए का और 20,000 रुपए उस लोन पर इंटरेस्ट लग गया, ब्याज लग गया, जो मुझे पे करना है बैंक को। अब ये जो 1,00,000 रुपए का लोन लिया है, तो इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी का क्रिएट होना। ओके, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, श्योर। और ये 20,000 रुपीज उस पर इंटरेस्ट लगा है जो मुझे पे करना है, उसका मतलब है लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना। देखो पहले 1,00,000 क्या था लोन, हाँ, अब 20,000 रुपए ब्याज लग गया तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000 हो गई, हाँ जी। तो इसका मतलब होता है लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना, लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना, तो वो भी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी, श्योर। लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना, तो वो भी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। सो लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना, लायबिलिटी वैल्यू इंक्रीजेस भी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। मतलब लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना, लायबिलिटी वैल्यू इंक्रीजेस भी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। तो जब मैंने बैंक से लोन लिया, उसका मतलब है लायबिलिटी का क्रिएट होना। लोन ले लिया तो लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, मेरे सिर पे कर्जा क्रिएट हो गया, हाँ जी। 20,000 रुपए उस लोन पर ब्याज लग गया जो मुझे पे करना है, जिसकी वजह से वो 1,00,000 का लोन 1,20,000 का हो गया। अब वो 1,00,000 की रकम 1,20,000 हो गई। जहां मुझे 1,00,000 देना था, अब वहां मुझे 1,20,000 रुपए देने हैं, जिसकी वजह से लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीजेस हो गई। श्योर गाइस, दोनों के दोनों बातें क्या होंगी? क्रेडिट में शो होकर चलेगी। दैट्स ऑल अबाउट द रियल अकाउंट। अब हम इसके बाद आपको करवाकर चलेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में स्टडी करवाएंगे। इसके बाद हम आपको नॉमिनल अकाउंट की स्टडी करवाएंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। इसमें डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर को भी हम डेबिट कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो खर्चे जो करने अति आवश्यक हैं, चाहे हमारा बिजनेस लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, वो करने अति आवश्यक है, जरूरी है, वो एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो खर्चे जिन्हें करके हम फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करते हैं, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। श्योर, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? डेबिट होकर चलेंगे। और लॉसेस भी क्या होंगे? डेबिट होकर चलेंगे। कोई भी नुकसान होता है बिजनेस को, वो भी क्या होगा? डेबिट होकर चलेगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट में क्या आएंगे? क्रेडिट में आएंगे ऑल इनकम्स, सारी की सारी इनकम्स एंड गेन्स, मतलब सारी के सारे प्रॉफिट, सारे के सारे फायदे और इनकम कहां आएंगे? क्रेडिट में आकर चलेंगे। सर आप हमें थोड़ा सा एग्जांपल दोगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं? आइए हम आपको उसका एग्जांपल देते हैं, यही स्टडी करवाते हैं एग्जांपल। देखिए एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड लॉसेस क्या होती हैं। 5 मिनट। देखिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो चीजें होती हैं, वो खर्चे होते हैं जो पे करने अति आवश्यक है, जरूरी है, चाहे हमारे बिजनेस को लॉस हो, प्रॉफिट हो, वो पे करने जरूरी है। और एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिन्हें हम पे करते हैं फ्यूचर बेनिफिट के लिए,
और लॉसेज हमारे बिजनेस का नुकसान होते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि सैलरी पे करना जरूरी है, हाँ जी। रेंट पे करना जरूरी है, हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना जरूरी है, चाहे हमारे बिजनेस को लॉस हो प्रॉफिट हो, पे तो करना ही करना है, श्योर। ये हो गए एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर क्या होंगे? जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अगर हम एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करते हैं तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट होते हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारी फर्म, हमारी कंपनी प्रमोट होकर चलती है, उसका नाम बढ़ता है। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या होंगे? एक्सपेंडिचर होंगे। लॉसेस क्या होंगे? लॉसेस को ध्यान से देखते हैं। लॉसेस क्या होंगे? लॉसेस होते हैं जैसे लॉस बाय फायर, श्योर। लॉस बाय थेफ्ट, श्योर। और गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, वो क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। और गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल में, वो भी क्या होंगे? हमारे लॉसेस होंगे, श्योर गाइस। सो सैलरी हमेशा पे करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट है लॉसेज है तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। ऐसे ही रेंट भी पे करना ही करना है, इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना ही करना है, वो क्या हमारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब अगर हम एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करते हैं, और हम एडवर्टीजमेंट पर खर्चा इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में चलकर हमारी फर्म, हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हो, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर, श्योर। नेक्स्ट है हमारे लॉसेस में आते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मतलब आग लगने की वजह से नुकसान होना, चोरी की वजह से नुकसान होना, या फिर आग लगने की वजह से नुकसान होना, उसे कहते हैं लॉस बाय फायर। चोरी की वजह से नुकसान होना, उसे कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, किसी गुड्स को हमने चैरिटी में, दान में दे दिया, तो उसे कहते हैं गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी। या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल, किसी गुड्स को हमने फ्री सैंपल में बांट दिया, मतलब उसे फ्री में बांट दिया ताकि हमारा गुड्स का नाम हो, लोग उसे यूज करें, ताकि जिससे हमारी सेल इंक्रीज हो, इसलिए हमने उसे फ्री सैंपल में बांट दिया, तो वो भी क्या होंगे? हमारे लॉसेज होकर चलेंगे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और इनकम और गेन्स के बारे में तो मैंने आपको स्टडी करवाया है। इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, प्रॉफिट अर्न करना, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव करना, या किसी भी तरह की इनकम को रिसीव करना, वो क्या होती है? सारी सेल्स हो गई, वो सारी क्या होती है? हमारी इनकम्स और गेन्स होती हैं, हाँ जी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिक्टेट करवाया, तो वो क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। और ये सारी चीजें क्या होंगी? ये एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लॉसेस क्या होंगे? ये डेबिट होकर चलेंगे। और इनकम एंड गेन हमारी क्या होकर चलेंगी? क्रेडिट होकर चलेंगे। सो दैट ऑल अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे, श्योर गाइस। हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली इस सारी चीज को समझाएंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो, श्योर। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहिएगा। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आ चुकी होगी। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।